हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट रिलीज हुए कोरियन ड्रामा रिबॉर्न रूकी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। पहले मैं आपको इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ। कांग योंग साउथ कोरिया में चोइसयोंग ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। कांग योंग स्पोर्ट्स कार का शौकीन है, लेकिन उसके पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमेशा लंगड़ा के चलता है। सांगजे उसका सेक्रेटरी है, जो कि उसका वफादार है। जेसियोंग और जेग्योंग उसके जुड़वा बच्चे हैं। चोसुन उसकी सेकंड वाइफ है। पेंग्योल उसकी सेकंड वाइफ की बेटी है। वानजुन इस ड्रामा का सबसे मेन कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर्स को जानने के बाद चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कांग योंग सुबह रोज की तरह अपनी सुपर कार चलाने जाता है। मैनेजर जांग आकर उसकी खूब चापलूसी करता है। कांग योंग उसे कार में आई खराबियां बताते हुए ठीक करने के लिए कहता है। आगे जाकर वो बड़बड़ाता है कि इनमें से कोई भी भरोसे लायक नहीं है। वो सांगजे से कंपनी के सारे प्रेसिडेंट को बुलाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम वानजुन को प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखते हैं। वानजुन एक मेहनती फुटबॉलर है। वो अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर चोइसयोंग फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने के लिए 500 मिलियन वॉन की डील साइन करता है। डील साइन करके वो 7वें आसमान पर होता है। उधर कंपनी के बाहर सारे प्रेसिडेंट्स कांग योंग का वेट कर रहे होते हैं। उसके आने के बाद सब मीटिंग हॉल में जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद पहले तो कांग योंग सबको उनकी बेकार परफॉर्मेंस के लिए सुनाता है। फिर वो कहता है कि मैंने रिटायरमेंट लेने का सोच लिया है। वो कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब नया चेयरमैन चुनने में मेरी हेल्प करो। सब उससे सहमत हो जाते हैं। वो उन सबको हड़काते हुए कहता है कि पुराने जमाने में जब राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो उसके दरबारी उसे राजगद्दी छोड़ने से रोकते थे, और यहाँ तुम लोग मेरे जाने का इंतजार कर रहे हो। ये सुनते ही सब उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर वो अपने बेटे और बेटी से कहता है कि तुम दोनों में से जो एक महीने में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वही चेयरमैन बनेगा। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सारे प्रेसिडेंट्स उसकी बुराई करने लगते हैं। बाहर उसके बेटा और बेटी दोनों ही अपने को बेहतर बताने में लगे होते हैं। कांग योंग कहता है कि तुम दोनों के पास 1 महीने का टाइम है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाई बहन अपने अपने ऑफिस में जाकर काम में लग जाते हैं। दोनों हर पैतरा आजमाकर बस ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उधर ऑफिस में सांगजे पूछता है कि क्या आप सच में अपनी सीट छोड़ रहे हो। कांग योंग कहता है कि अब सब लोग 2 पार्टियों में बट जाएंगे और जितने भी फालतू के लोग होंगे उनका पता चल जाएगा। सांगजे कहता है कि आप इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी को साफ करना चाहते हो। कांग योंग कहता है कि तुम मुझे अच्छे से समझते हो, काश तुम मेरे बेटे होते। इसके बाद जब कांग योंग घर पहुंचता है तो डिनर टेबल पर भी उसके दोनों बच्चे अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगते हैं। जब चोसुन को पता चलता है कि कांग योंग रिटायरमेंट ले रहा है तो वो पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। कांग योंग उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी सांगजे कांग योंग को वहाँ लेने आता है, क्योंकि वो अपनी कार को चेक करना चाहता था। कांग योंग उसके साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद चोसुन अपनी बेटी बेंग्योल को कॉल करके कहती है कि तुम अपने भाई बहन के क्लोज होना शुरू कर दो ताकि तुम कोरिया वापस आ सको। बेंग्योल कहती है कि क्या अब मैं उनकी मर्जी से वहाँ आऊंगी। गुस्से में आकर वो कॉल काट देती है। दूसरी तरफ अपनी कार में बैठकर कांग योंग पेपर्स चेक कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों ने कंपनी में $1 बिलियन का घोटाला किया है। वो सांगजे से कहता है कि ये घोटाला ढूंढने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। सांगजे कहता है कि मैं डबल चेक कर रहा था। इसके बाद कांग योंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मैनेजर जैंग किसी को कॉल करके बताता है। थोड़ी देर बाद जेसियोंग वहाँ आता है और कार के अंदर जाकर कैमरा चेक करने लगता है। तभी जेग्योंग भी कार के अंदर आकर बैठ जाती है। वो दोनों ये चेक करने आए होते हैं कि उनके फादर इतनी रात को सांगजे के साथ यहाँ क्या करने आए थे। जेग्योंग कैमरा निकालकर चेक करने लगती है। उधर वापस लौटते टाइम कांग योंग कार चलाकर चेक करने का सोचकर वापस लौटने लगता है। अपने फादर के वापस आने की आहट सुनकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं और कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कांग योंग और सांगजे जब वापस आते हैं तो वहाँ से कार गायब होती है। रास्ते में जेसियोंग मैनेजर जांग को कॉल करके सब संभालने के लिए कहता है। जब कांग योंग उससे कार के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि कार के इंजन में अजीब सी आवाज आ रही थी, तो मैंने कार मैकेनिक के पास भेज दी। मैं आपकी सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
उसका जवाब सुनकर कांग योंग वापस लौट जाता है। उधर हॉस्पिटल में ह्वान जुन की दादी टीवी में दिखाकर सबको बताती है कि ये मेरा पोता है। तभी ह्वान जुन उसे वीडियो कॉल करता है, लेकिन उसकी दादी उसे पहचानने से मना कर देती है। असल में उसकी दादी को भूलने की बीमारी रहती है। उसे केवल ह्वान जुन की जर्सी का नंबर याद रहता है। ह्वान जुन उसे अपनी जर्सी दिखाता है, तब जाकर वो उसे पहचानती है। वो अपनी दादी से बात करते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ कार में दोनों भाई बहन वीडियो चेक कर रहे होते हैं। उन्हें शक हो जाता है कि शायद उनके फादर को उनके घोटालों के बारे में सब पता चल गया है। आगे रेड लाइट होती है, लेकिन जेसियांग का ध्यान वीडियो में रहता है। आगे से ह्वान जुन वीडियो कॉल पर बात करते हुए सड़क क्रॉस कर रहा होता है। तभी जेसियांग से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारा ह्वान जुन बुरी तरह से तड़प रहा होता है। उसके पैर में बुरी तरह से लगी होती है। फोन में उसकी आंटी उसे बुला रही होती है। जेसियांग कार लेकर भाग जाता है और मैनेजर जांग से कार के टूटे पार्ट्स रिपेयर करने के लिए कहता है। वो कहता है कि फादर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जेक्योंग अपने आदमियों से एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटाने के लिए कहती है। हर जगह से सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। उधर ह्वान जुन का हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांग योंग ड्राइविंग के लिए जाता है, लेकिन कार देखकर उसे पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अंदर बैठने पर उसे अपने कैमरे से वीडियो गायब मिलता है। जब वो मैनेजर जांग से इस बारे में पूछता है तो मैनेजर जांग कहता है कि जेसियांग ने कहा था कि उनसे एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने और जेक्योंग ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जेसियांग अपनी बहन से पूछता है कि क्या तुमने एक्सीडेंट के सारे सबूत मिटा दिए। जेक्योंग कहती है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जेसियांग कहता है कि फादर को जब सब हमें देना ही है तो वो इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं। जेक्योंग कहती है कि वो बहुत चालाक हैं। कहीं वो घोटाले के जरिए हमें कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। हम में से चाहे कोई भी चेयरमैन बने, फिर भी हम फादर के कंट्रोल में ही रहेंगे। जेसियांग कहता है कि हमारी लाइफ बहुत बेकार है। उधर ह्वान जुन को होश आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पैर का लिगामेंट्स फट गया है। अब तुम कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। तुम्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्वान जुन रोते हुए कहता है कि पिछले 15 सालों से मैंने बिना छुट्टी लिए प्रैक्टिस की है। मेरी दादी अपना नाम तक भूल गई, लेकिन उन्हें याद है कि उनका पोता फुटबॉल खेलता है। अब मैं क्या करूँगा? प्लीज मेरा पैर ठीक कर दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ कांग योंग अपने बच्चों के घोटालों को छुपाने का फैसला लेता है। वो उनकी फाइल अपने सीक्रेट रूम में छुपा देता है और खुद सारे घोटाले के रुपए भरने के लिए सांगजे को कहता है। सांगजे के पूछने पर वो कहता है कि अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स को ये सब करना पड़ता है। उधर ह्वान जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है, लेकिन वो निराश हो चुका होता है। उसे अपने एक्सीडेंट का बार बार याद आ रहा होता है, लेकिन वो कार का नंबर आधा ही याद कर पाता है। आधा नंबर लेकर वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देती है। तभी उसे उसकी दादी की केयरटेकर आंटी की कॉल आती है। वो उन्हें अपनी परेशानी बताता है। आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे एक्सीडेंट का वीडियो भेजा तो है। उस दिन पूरी वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो रही थी। ये सुनकर वो वीडियो चेक करता है। वहाँ उसे कार का पूरा नंबर मिल जाता है। ऑनलाइन चेक करने पर उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में वो इकलौती कार है जो कि कांग योंग के पास है। तभी उसे पता चलता है कि उसे टीम से निकाल दिया गया है। वो टीम के मैनेजर के पास जाता है और उनसे उसे रखने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मैनेजर भी मजबूर होता है और ह्वान जुन पर पेनल्टी भी लग जाती है। अब ह्वान जुन कांग योंग के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर एक पैकेज उसके लिए भिजवाता है। जब कांग योंग पैकेज खोलता है तो उसमें एक्सीडेंट की फोटो होती है। फोटो के पीछे मैसेज होता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे बुलाओ। फोटो देखकर कांग योंग सब समझ जाता है। वो उसे ऑफिस में बुलाता है। कांग योंग उससे कहता है कि तुम झूठ बोलकर मुझे फंसाने आए हो। ह्वान जुन उसे एक्सीडेंट का वीडियो दिखाता है। तब जाकर उसे यकीन हो जाता है कि उसके बच्चों ने ही एक्सीडेंट किया है। ह्वान जुन कहता है कि तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे बर्बाद करके तुम बच जाओगे? सारे सबूत मिटाकर तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। कांग योंग कहता है कि बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। ह्वान जुन कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कांग योंग कहता है कि मेरे लिए सॉरी का मतलब पैसा है। वो उसे 5 बिलियन वॉन ऑफर करता है। ह्वान जुन कहता है कि क्या तुम्हारे पैसे से मेरी लाइफ फिक्स हो सकती है? कांग योंग उसका कॉन्ट्रैक्ट मंगवाता है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे करियर से ज्यादा पैसा दे रहा हूँ। ह्वान जुन कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो? कांग योंग कहता है कि अगर तुम मुझ पर केस करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं होगा।
केस चलता रहेगा और तुम्हें इतना पैसा भी नहीं मिलेगा। वानजुन कहता है कि फुटबॉल खेलना मेरा पैशन और मेरी दादी का सपना था, क्या तुम उसकी कीमत लगा सकते हो? कांगयोंग उसे ब्लैंक चेक देकर कहता है कि तुम खुद अपनी कीमत लगा लो, मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रहा हूँ। वानजुन सोचने के लिए नीचे चला जाता है। रास्ते में उसे दोनों भाई बहन दिखते हैं। जब वो दोनों कांगयोंग के ऑफिस पहुँचते हैं तो वो उन्हें एक्सीडेंट की फोटो देता है। फोटो देखकर दोनों भाई बहन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। कांगयोंग कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी इस कंपनी को चलाने के लायक नहीं है, मैं सबके सामने ये बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। उधर वानजुन सोच में डूबा होता है। वो सोचता है कि इतने पैसे से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मैं दादी को अच्छी जगह रख पाऊंगा। तभी उसकी दादी की कॉल आती है। वो उसके फुटबॉल की बातें कर रही होती है, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी चेयरमैन के जाने की अनाउंसमेंट होती है। वो जल्दी से चेक में अमाउंट भरता है। उधर दोनों भाई बहन अपने फादर को रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लिफ्ट बंद होने पर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे भागते हैं। कांगयोंग नीचे जा रहा होता है और वानजुन ऊपर आ रहा होता है। तभी दोनों भाई बहन वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने फादर को रोकना चाहते हैं, लेकिन जेसियोंग का पैर आपस में उलझ जाता है और उससे कांगयोंग को धक्का लग जाता है। कांगयोंग सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसका सिर नीचे से आ रहे वानजुन के सिर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वानजुन को हॉस्पिटल में होश आता है, लेकिन शीशे में अपना चेहरा देखकर वो चिल्लाने लगता है। वो बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो चिल्लाता है कि मैं इस लड़के में क्यों बदल गया। फिर वो बड़े ही फनी वे में चलते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर कांगयोंग बेहोश पड़ा होता है। उसका पूरा परिवार वहाँ होता है। सांगजे दोनों भाई बहन से पूछता है कि तुम दोनों चेयरमैन को रोक क्यों रहे थे, क्या कुछ हुआ था? लेकिन दोनों भाई बहन साफ मुकर जाते हैं कि कुछ नहीं हुआ था। सांगजे को उन पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ वानजुन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सारे प्रेसिडेंट्स वहां होते हैं। सब कांगयोंग की बुराई कर रहे होते हैं। तभी न्यूज वायरल होती है कि कांगयोंग ने वानजुन का एक्सीडेंट किया है। वानजुन को कांगयोंग के साथ हुई बातें याद आने लगती है। प्रेसिडेंट्स दोनों भाई बहन से एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं। दोनों कहते हैं कि हमें भी नहीं पता था कि फादर ने एक्सीडेंट किया है, वो बेचारे विक्टिम को कैसे चुप करा सकते हैं। सब पूछते हैं कि क्या चेयरमैन ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही एक्सीडेंट किया है। दोनों भाई बहन हाँ कहते हैं। साइड से वानजुन चिल्लाते हुए कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। वो भागते हुए आगे बढ़ता है और सबसे बचता हुआ कांगयोंग के कमरे में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो चोसुन को हटने के लिए बोलते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी वापस लेकर रहूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। उसके सिर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और कांगयोंग की धड़कनें भी रुकने लगती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चोसुन के चिल्लाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर वानजुन को पकड़ लेते हैं। वो कांगयोंग को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसके ज्यादा पास गया तो क्या हम दोनों मर जाएंगे। सांगजे बाहर आकर वानजुन से निपटना चाहता है, लेकिन जेग्योंग उसे कहती है कि उस लड़के को मैं संभाल लूंगी। उधर वानजुन गार्ड से छूटकर भागने लगता है। तभी कोई उसे पकड़कर साइड में खींच लेता है। वानजुन देखता है कि उसके सामने बांग्योल खड़ी होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। असल में जब कांगयोंग और वानजुन आपस में टकराए थे तब से उनकी आत्माएं बदल गई थी। अब वानजुन की बॉडी में कांगयोंग की आत्मा है, तो आगे हम इसे कांगयोंग कहकर ही बुलाएंगे। वो उसका आईडी कार्ड देखकर कहता है कि तुम्हें चोइसियोंग में किसने जॉब पर रखा। बांग्योल उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, तुम हो कौन। कांगयोंग मन ही मन में सोचता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे फादर मर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है। कांगयोंग पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है। बांग्योल बड़बड़ाती है कि मुझे टेंशन है कि मैं उनसे अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। ये सुनकर वो चौंक जाता है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर बांग्योल छुप जाती है। दोनों भाई बहन वहाँ आते हैं और कांगयोंग से एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। कांगयोंग उनसे बात करने के लिए मान जाता है। उधर सांगजे कांगयोंग के एक्सीडेंट से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले दोनों जुड़वा कांगयोंग से मिले थे और कांगयोंग काफी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकला था। साइड से बांग्योल भी छुपकर ये सब सुन लेती है। सांगजे और बांग्योल दोनों को शक होता है कि वानजुन के एक्सीडेंट में जुड़वा भी शामिल है। तभी चोसुन उसे वहाँ देख लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर कांगयोंग के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों जुड़वा तुम्हारी जान ले ले। तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम चोइसियोंग से दूर रहोगी, लेकिन तुम बिना बताए वापस आ गई। बांग्योल कहती है कि आप कब तक कांग्स की जी हजूरी करती रहोगी।
चोसुन कहती है कि तुम भी एक कांग हो। बांग्योल कहती है कि मैं बस पेपर्स में कांग हूँ। वो पूछती है कि पापा कैसे हैं। चोसुन कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद सब जगह में बात लीक हो जाती है कि शायद कांगयोंग गाड़ी नहीं चला रहा था और उसे फंसाया जा रहा है। ये सब बांग्योल करती है। दोनों जुड़वा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये खबर किसने लीक की। जेसियोंग कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि गाड़ी मैं चला रहा था तो क्या होगा, कहीं उस लड़के के पास और वीडियो तो नहीं है। जेक्योंग कहती है कि मैंने उसके फोन से सारा डेटा उड़ा दिया है। ऐसा कहकर वो ह्वानजुन का फोन पानी में फेंक देती है और कहती है कि उसे पापा पर शक है, तभी वो उन पर हमला करने गया था। दोनों जुड़वा कांगयोंग पर एक्सीडेंट का ब्लेम डालकर उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद वो कांगयोंग के पास जाकर उसका झूठा हमदर्द बनने का दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम अपने फादर की गलती के लिए तुम्हें हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। कांगयोंग उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बता दिया था कि तुम दोनों कार चला रहे थे और अब जब वो कोमा में हैं तो तुम दोनों उन पर सारा ब्लेम डालना चाहते हो। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? उसका ऑरा देखकर दोनों को उसमें अपने फादर की झलक दिखती है। जेसियोंग पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पापा ने ऐसा कहा। कांगयोंग कहता है कि फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कार चला रहे थे, इसलिए मैं तुम दोनों को कंपनी नहीं देना चाहता था। उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर दोनों उसे बंगले में बंद कर देते हैं और गार्ड से कहते हैं कि जब तक ये सेटलमेंट के लिए मान न जाए इसे बाहर मत आने देना। तभी दोनों को पता चलता है कि उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर गए हैं क्योंकि दोनों पर एक्सीडेंट का ब्लेम लग रहा है। लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रिपोर्टर्स भी उनसे तीखे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि चेयरमैन तुम दोनों के सारे स्कैंडल्स को छुपाते आए हैं। तुम दोनों की फेक डिग्री, तुम्हारे घोटाले, 50 बिलियन की विदेशों में प्रॉपर्टी, तुम्हारे बच्चों के जाली बर्थ सर्टिफिकेट, सब उन्होंने छुपाया है। तभी जेग्योंग कहती है कि हमने ये सब पापा के कहने पर किया था, हम ये सब करने पर मजबूर थे। उसके जवाब से तो एक बार के लिए जेसियोंग भी शॉक्ड रह जाता है। अंदर जाने पर वो कहता है कि होश में आने पर तुम फादर को इसके लिए क्या जवाब दोगी। जेक्योंग कहती है कि हम उन्हें होश में आने ही नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फादर को अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया? अब हमें बस ह्वानजुन को चुप करवाना है। उधर कांगयोंग बंगले में खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है क्योंकि ये बंगला उसी ने बनवाया था। वापस लौटते टाइम वो देखता है कि मैनेजर जांग टीवी पर बता रहा होता है कि कांगयोंग कार से एक्सीडेंट करके ठीक करवाने के लिए गया था। ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। जब वो कंपनी पहुंचता है तो वहाँ लोग उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं और उसकी फोटो पर अंडे फेंकते हैं। हर न्यूज में उसकी ही बात हो रही होती है। उसके एम्प्लॉय भी उसकी बुराई कर रहे होते हैं। उसे याद आता है कि ह्वानजुन के सामने उसने अपनी दौलत और शोहरत का कितना घमंड दिखाया था। वो बड़बड़ाता है कि मेरी पूरी लाइफ की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। वो कुछ प्लानिंग करने लगता है। उधर बोर्ड मीटिंग में सांगजे कांगयोंग को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन दोनों जुड़वा के सामने वो टिक नहीं पाता। दोनों जुड़वा बोर्ड मेंबर्स से कांगयोंग को चेयरमैन के पद से हटाने की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि पापा ने एक्सीडेंट से पहले हमें कंपनी संभालने के लिए कहा था। सांगजे कहता है कि उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। जेसियोंग कहता है कि तुम बस एक नौकर हो, वो भला तुम्हें अपने सारे फैसले क्यों बताएंगे। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो शुरू होने वाली है और ह्वानजुन वहाँ पहुँच गया है। सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं। कांगयोंग स्टेज पर होता है। दोनों जुड़वा उसे बात करने के लिए अलग से चलने के लिए कहते हैं। तभी कांगयोंग माइक पर कहता है कि मैं यहाँ सबको सच बताने आया हूँ। जेग्योंग उसे रुकने के लिए कहती है। तभी वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट कांगयोंग ने किया था। ये सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। कांग कहता है कि वो ही असली गुनहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। चोइसियोंग और इन दोनों भाई बहन ने कुछ गलत नहीं किया है। उसकी बातें सुनकर बांग्योल दुखी हो जाती है। सामने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर कांगयोंग को अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट में उसके फादर की डेथ के बाद उसका भाई उसे सारी प्रेस के सामने व्हील चेयर से गिरा देता है और कहता है कि ये अपाहिज कंपनी क्या संभालेगा, इसे तो कंपनी भीख में मिली है। लेकिन उस दिन कांगयोंग अपने दम पर खुद खड़ा हुआ, जबकि डॉक्टर तक कह रहे थे कि वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सबसे वादा करता है कि मैं कंपनी को टॉप पर पहुंचाऊंगा। अब वो सोचता है कि कंपनी के लिए मैं खुद को 100 बार बलिदान कर सकता हूँ। दोनों जुड़वा स्टेज पर आकर सबसे माफी मांगते हैं। कांगयोंग के चाहते ही बांग्योल भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सांगजे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बाहर जाकर उसे रोकता है
और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे भाई बहन से ये बात छुपा कर रखना, मैं आपको बाद में सब सच बता दूंगी। उसके जाने के बाद वो कहता है कि इसकी आंखें बिल्कुल चेयरमैन जैसी है। रात होने के बाद कांग योंग वानजुन के रूम पर पहुंचता है, जहां का सामान और नोट्स देखकर उसे वानजुन की मेहनत का अंदाजा लगता है। तभी एक कॉकरोच के आने से उसकी चीख निकल जाती है और वो डरकर भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल बॉडी में उसका पैर खराब था। तभी उसे अपनी छड़ी की याद आती है, जो उसके हॉस्पिटल रूम में रहती है। वो छड़ी लेने जाता है। उधर दोनों जुड़वा उससे मिलना चाहते हैं। इससे पहले वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कांग योंग को एक स्पेशल इंजेक्शन देने आता है, लेकिन चोसुन के वहाँ होने पर वो इंजेक्शन वहीं छोड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो जे ग्योंग को मैसेज करके कांग योंग को इंजेक्शन देने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद कांग योंग छुपते छुपाते वहाँ पहुँचता है और छड़ी का ऊपरी हिस्सा ले लेता है। तभी दोनों जुड़वा के वहाँ आने पर वो छुप जाता है। जे ग्योंग अपने पापा को इंजेक्शन देने वाली होती ही है कि तभी वो होश में आ जाता है। अपनी बॉडी को होश में आता देखकर कांग योंग भी चौंक जाता है। जे ग्योंग अपने पापा का मुंह तकिए से दबा देती है। उसके ऐसा करने से कांग योंग का भी दम घुटने लगता है। जे स्योंग भी अपनी बहन की हेल्प करने लगता है। कांग योंग बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी फायर बटन दबा देता है। दोनों जुड़वा वहाँ से भाग जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर कांग योंग वहाँ से भाग जाता है। बांग्योल अपने फादर से मिलने आ रही होती है। बाहर जाने पर कांग योंग बड़बड़ाता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, मुझे ये पता ही नहीं चलना चाहिए था। उसे अपने बच्चों की हरकतें देखकर रोना आ रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग योंग के परिवार को बताता है कि उसकी हालत सीरियस है, अब कुछ भी हो सकता है। कांग योंग की बहू बाहर जाकर किसी को कॉल करके ये बात बताती है। उधर कांग योंग सड़क के किनारे बैठकर रो रहा होता है। वो जेब से आंसू पोंछने के लिए एक नैपकिन निकालता है, लेकिन वो वही ब्लैंक चेक होता है जो उसने वानजुन को दिया था। वानजुन ने अमाउंट की जगह पर उसकी कंपनी मांगी होती है। कांग योंग बड़बड़ाता है कि मैंने कभी कोई चेक वापस नहीं लिया है, मैं तुम्हें पे जरूर करूँगा। इसके बाद वो दोनों जुड़वा के पास जाता है और उनसे सेटलमेंट के लिए कहता है। जे स्योंग कहता है कि तुम जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे। नेक्स्ट डे से कांग योंग चोइस्योंग ग्रुप का इंटर्न बनकर कंपनी ज्वाइन करता है। वहाँ वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा होता है। उसके कंपनी ज्वाइन करने की खबर पढ़कर बांग्योल को झटका लगता है। कंपनी में जाने पर कांग योंग अपने रूम को खाली होते देखता है। कांग उससे मिलता है। वो पूछता है कि तुमने कंपनी क्यों ज्वाइन की। कांग कहता है कि अभी आप मुझे समझ नहीं पाओगे, मैं भी आपकी तरह चेयरमैन की परवाह करता हूँ, आप खुद आकर मेरी हेल्प करोगे। उसका एटीट्यूड देखकर सांगजे को चेयरमैन की याद आती है। जिस टीम में कांग योंग को भेजा जाता है वो टीम बिल्कुल खुश नहीं होती। फिर भी उनका लीडर पूरी टीम को समझाता है। वो पूछता है कि नए इंटर्न की हेल्प कौन करेगा। बांग्योल हेल्प के लिए आगे आती है। थोड़ी देर बाद कांग योंग वहाँ आता है और एटीट्यूड दिखाने लगता है। बांग्योल उसके पास जाती है और उसे हड़काते हुए कहती है कि एक इंटर्न की तरह बिहेव करो। वो कहता है कि तुम तो चेयरमैन की बेटी हो। बांग्योल उसका मुंह पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को ये मत कहना कि मैं चेयरमैन की बेटी हूँ, मेरा नाम केसी है। कांग योंग कहता है कि तुम भी मेरे करीब होने का नाटक मत करना। बांग्योल बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू करती है। शाम को सबके जाने के बाद कांग योंग ऑफिस में रुका होता है। वो अपनी ओरिजिनल आईडी में लॉगिन करता है और ग्रुप की इम्पोर्टेंट फाइल कॉपी करता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ के सीसीटीवी और सिक्योरिटी को वो पहले ही ऑफ कर चुका होता है। अपने सीक्रेट रूम में जाकर वो कैश गोल्ड उठाता है और होटल कार्ड भी ले जाता है और इसके बाद वो टॉप होटल में जाकर रहने लगता है। अपने लिए वो टॉप ब्रांड के कपड़े, घड़ी, फोन सब मंगाता है। दूसरी तरफ बांग्योल अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रही होती है। वहाँ वो छुपकर उन्हें बात करते सुनती है। वो लोग 3 कंपनियों का नाम लेते हैं। बांग्योल सोचती है कि आखिर ये कंपनियां कौन सी हैं। नेक्स्ट डे कांग योंग हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो एक नर्स को खूब सारा कैश देकर अपनी ओरिजिनल बॉडी के बारे में पूछता है। वो नर्स कहती है कि चेयरमैन की बॉडी और दिमाग दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कब होश में आएंगे। कांग योंग नर्स को सांगजे की फोटो दिखाते हुए कुछ देने के लिए कहता है। सांगजे के आने पर नर्स उसे एक नोट देते हुए कहती है कि चेयरमैन को थोड़ी देर के लिए होश आया था, उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा था। नोट पढ़कर वो चौंक जाता है। इसके बाद कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। कांग योंग अपनी रिपोर्ट्स पढ़ने आता है। उसे देखकर जे स्योंग अपनी टीम के साथ जाने लगता है। तभी बांग्योल उसे रुकने के लिए कहती है। उसे वहाँ देखकर जे स्योंग चौंक जाता है। कांग योंग भी उसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाता है।
बांग्योल रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगती है। कांग्योंग उससे माइक छीनकर 3 कंपनियों का नाम लेकर कहता है कि इनके साथ बिजनेस बंद कर देने से हमारा प्रॉफिट 30 बिलियन वॉन बढ़ जाएगा। ये सुनकर जेसियोंग चौंक जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। बांग्योल को याद आता है कि इन्हीं 3 कंपनियों के बारे में उसने छुपकर सुना था। वो कांग्योंग से उन कंपनियों के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो तीनों कंपनियां टैक्स चोरी करती है। हमारी कंपनी उनके बिना ही अच्छी है। ये वही कंपनियां होती है जिनमें जेसियोंग ने घोटाला किया होता है। वो अपने ऑफिस में अपने लोगों पर चिल्ला रहा होता है। उधर सांगजे सबकी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जेसियोंग जेग्योंग को बताता है कि बांग्योल ने कंपनी ज्वाइन कर ली है। तभी सांगजे कहता है कि मैंने यहाँ सबको चेयरमैन का मैसेज देने के लिए बुलाया है। उन्हें थोड़ा होश आया था और उन्होंने एक लेटर लिखा है। वो लेटर पढ़कर सबको बताता है। उसमें लिखा होता है कि चेयरमैन की उत्तराधिकारी की रेस कैंसिल हो रही है। अब पूरी कंपनी में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। जब तक मैं लौटता हूँ तब तक सांगजे एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। ये सुनकर दोनों जुड़वा भड़क जाते हैं। जेसियोंग कहता है कि क्या तुमने ये लेटर लिखा है? सांगजे उन्हें कांग्योंग की हैंड राइटिंग के प्रूफ दिखाता है। जेग्योंग कहती है कि हम उन्हें चेयरमैन की पोस्ट से हटा चुके हैं। उन्हें अब कोई हक नहीं है। सांगजे पूछता है कि फिर तुम में से चेयरमैन अब कौन बनेगा? दोनों जवाब नहीं दे पाते। तभी कांग्योंग आकर पूछता है कि क्या मैं भी चेयरमैन बनने के लायक हूँ? और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।